हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटरेट क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस वीडियो को, जिसमें हम लोग PYQ 2023 सेकंड शिफ्ट पे डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक कर लिया था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अनदर मैच द कॉलम। तो इसमें कुछ स्पीच साउंड की कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, लाइक स्ट्रेस, इंटोनेशन, पिच एंड जंक्शन। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो सिंपली स्ट्रेस मतलब होता है कि लाउडनेस ऑफ अ कंपोनेंट इन द एलिमेंट ऑफ utterance। ठीक है, कि जब हम कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसमें किसी एक लेटर या एक साउंड को जब हम ज्यादा लाउड बोलते हैं, तो उसको ही हम स्ट्रेस करते हैं, उस पर ही हम स्ट्रेस दे रहे हैं ना। तो वो बी हो गया आपका। और द सेकंड इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? कि जो हम राइज एंड फॉल कर रहे हैं, मतलब कोई वर्ड बोलते हैं लाइक कार। ठीक है, तो कार। ओके। सो ये राइज एंड फॉल में जो वेरिएशन आ रहा है, इस वेरिएशन को ही हम इंटोनेशन कहते हैं, है ना। नाउ द थर्ड वन इज पिच। पिच सिंपली उस राइज एंड फॉल को कहते हैं। ठीक है, इंटोनेशन क्या है? वेरिएशन की बात करते हैं। बट पिच जो है वो सिंपली राइज एंड फॉल की बात कर रहा है। नाउ जंक्शन क्या है? कि सिंपली जो हम दो वर्ड के बीच में पॉज लेते हैं, स्पीचेस के बीच में, उसी को हम जंक्शन कहते हैं। तो उस हिसाब से देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई थिंक ए है। नाउ अनदर मैच द कॉलम। ठीक है, इस बार वाले में मैच द कॉलम ज्यादा है। लाइक ब्लैंक वर्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट और एलिजी। ये तो थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा है और इस पे हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं। सोनेट क्या है, एलिजी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग पे जल्दी ही वीडियो आने वाली है। और साथ में ब्लैंक वर्स जो मीटर वगैरह जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें एक टॉपिक जो है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, एम्बिक पेंटामीटर या कपलेट, क्वार्टन, इन सब पे भी हमारा वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तो ना ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस इन अ पोएम और प्ले। ठीक है, कि एक ऐसा प्ले या पोएम जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, मतलब मात्राएं सेम होती हैं लेकिन वो अनराइम्ड होता है। राइम्ड होगा तो वो कपलेट हो सकता है, क्वार्टेन हो सकता है, टर्सेट हो सकता है। तो इसको हम जब जब अनराइम्ड होता है तो उसी को हम लोग ब्लैंक वर्स कहते हैं। नाउ द सेकंड इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, तो ये एक लिरिकल पोएम होता है जिसमें हम कोई एक कहानी स्पीकर जो है सुना रहा होता है कुछ लिसनर्स को या लिसनर को, जो कि वहां पे है नहीं, लेकिन वो आ, उसके पोएम से हम उस चीज को जान पाते हैं कि दैट देयर इज समवन हु इज लिसनिंग। और उसमें क्या होता है, जो आपका ये होता है, हाँ, जो नरेटर होता है वो अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल पे इस बात में बात करेंगे। नाउ द सोनेट। सोनेट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो ये है कि 14 iambic pentameter लाइंस मींस उसमें 14 लाइंस होती ही होती हैं। ओके। नाउ एलिजी क्या है? किसी के डेथ पे। ठीक है, किसी के डेथ पे जब हम लेमेंट करते हैं तो उसको हम एलिजी कहते हैं। ओके, तो इस हिसाब से देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाउ कमिंग टू एंटी मास्क। ओके, एंटी मास्क वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो ये एंटी मास्क क्या होता है और ये किसने डेवलप किया? देखो, मास्क पहले समझो कि मास्क जो होता है एक तरीके का डांस फॉर्म होता है जिसमें जितने भी लोग होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, या वो एक तरीके का ड्रामा होता है जिसमें लोग चेहरे पे मास्क लगाए होते हैं। आपने कई मूवीज वगैरह में ऐसा देखा होगा। ओके, तो उसको हम मास्क कहते हैं। अब ये एंटी मास्क क्या होता है? मास्क जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियस होता है अपने थीम में। हम्म लेकिन ये जो एंटी मास्क होता है, ये मास्क के पहले प्रीसीडिंग्स में परफॉर्म होता है, मतलब उससे पहले। और ये थोड़ा सा ह्यूमरस टोन लेकर होता है, एंटी मास्क। ठीक है, और इसको जो है कि डेवलप किया था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन को जाना जाता है इसके लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक मैच द कॉलम। इसमें कुछ फॉर्म्स दिए हैं जैसे फॉकलोर, मिथ, आर्केटाइप्स, फेयरी टेल। ये सब आर्केटिपल क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड चारों बातें हैं। वो भी हम लोग उस पर भी वीडियो है। ओके। सो फॉकलोर्स पहले क्या होता है? तो फॉकलोर जो होता है वो है वर्बल कंपोजिशन सेइंग सोशल रिचुअल्स हैंडेड डाउन द जनरेशंस ओरली। ठीक है, तो फॉकलोर एक तरीके की कहानियां होती हैं, लोक कहानियां, जिसको जनरेशन टू जनरेशन कहानियां सुना के हम लोग जो है कि पास ऑन करते हैं। लाइक मिथ सेकंड है। मिथ। मिथ क्या है? अ स्टोरी इन अ सिस्टम ऑफ हेरिडेटरी स्टोरीज ऑफ एंशिएंट ओरिजिन असाइन टू अ पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप। ठीक है, तो मिथ क्या होता है कि बहुत सी स्टोरियों का एक कलेक्शन होता है। लाइक जब हम महाभारत पढ़ने जाएंगे तो उसमें कई और ज्वाइंट स्टोरीज, आपको चेन स्टोरीज मिल जाती हैं। तो ऐसे कई स्टोरीज और आपके वो कल्चर को पूरे कहीं ना कहीं डिनोट कर रही होती हैं। तो ऐसे को हम लोग मिथ कहते हैं। नाउ द थर्ड वन इज आर्केटाइप। आर्केटाइप जहां पे भी रिकरेंट या रिकरिंग वर्ड आ जाए, मीन्स कि जो बार बार आता है, ऐसे थीम्स, एक्शंस, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, इमेजेस क्लेम टू बी रिजल्ट ऑफ द एलिमेंटल एंड यूनिवर्सल पैटर्न्स इन अ ह्यूमन साइकिल।
ठीक है? कि ऐसे थीम्स जो हमको बार-बार मूवीज़ में, स्टोरीज़ में, पोएट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं, वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं कि सच्चाई पे सॉरी बुराई पे अच्छाई की जीत। तो ऐसे जो रिकरिंग पैटर्न्स हैं, रिकरिंग एक्शंस हैं, थीम्स हैं, इन्हीं को हम आर्केटाइप्स कहते हैं। ये आर्केटिपल क्रिटिसिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ फेयरी टेल क्या है? स्टोरी विथ वेरियस काइंड्स ऑफ मार्वल्स, मतलब बहुत तरीके की कहानियाँ होती हैं, उसमें बहुत से मिरेकल्स, मैजिक्स ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो तो उस हिसाब से देख लो, ऑप्शन बी सही होगा। नाउ 38 इज assertion and reason। ठीक है, assertion क्या है? द एलिजाबेथन एज इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि बात सही है, क्योंकि इसी एज में आपके विलियम शेक्सपियर आते हैं, बेन जॉनसन आते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स आते हैं, जॉन डॉन आते हैं, स्पेंसर आते हैं। ओके, तो ये एक गोल्डन एज था ड्रामा का और पोइट्री का भी, सोनेट्स का भी। तो इसलिए इसको हम गोल्डन एज कहते हैं। सो दिस इज राइट। क्वीन एलिजाबेथ रूल्स अंडर इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603, ये बात भी सही है। एंड ब्रॉट पीस टू द लैंड, हाँ। ओके, नाउ क्वीन एलिजाबेथ के रिजीन में क्या हुआ था कि इतनी ज्यादा शांति थी, जब आप वॉर नहीं कर रहे हो, किसी कंट्री के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर आप जो होता है आर्ट लिटरेचर और अपने चीजों के ऊपर फोकस कर पाते हो। हम्म उससे पहले एलिजाबेथन एज से पहले के टाइम पीरियड में ज्यादा लिटरेचर इसलिए भी नहीं लिखा जा सका, क्योंकि जो स्टेट था, हाँ, इंग्लिश नेशन था, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में था, कभी फ्रांस के साथ, कभी जर्मनी के साथ, कभी एंग्लो ट्राइब्स, सेक्सन ट्राइब्स। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वहां पे बहुत ज्यादा फिर हम फोकस नहीं कर पाते लिटरेचर के ऊपर। ओके, so both A and R are correct, and R is the correct explanation of E. Now again, there is assertion and reason. Both monologue and soliloquy are the same and can be used interchangeably. ठीक है, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मोनोलॉग अलग चीज है और सॉलिलॉक्वी अलग चीज है। मोनोलॉग क्या होता है? जब सिंगल पर्सन बोल रहा होता है, डायलॉग आप जानते ही हो, ठीक है, जिसमें दो लोग बात कर रहे होते हैं। मोनोलॉग में सिंगल पर्सन जो है कि नरेट कर रहे होते हैं, लाइक ड्रामेटिक मोनोलॉग में, है ना? और सॉलिलॉक्वी क्या है? कि जब आप अपने आप से ही अंदर बात कर रहे हो, ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉलिलॉक्वी एंड मोनोलॉग। तो असर्शन तो सही नहीं है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग, हाँ, एंड सॉलिलॉक्वी, सही बात है। द फॉर्मर इज लेंथी स्पीच बाय एन वन इंडिविजुअल टू अदर, ठीक है। मोनोलॉग में क्या होता है? एक लेंथी स्पीच, केवल एक इंडिविजुअल दूसरे से बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है केवल। वाइल लेटर मतलब मोनोलॉग, हाँ, लेटर सॉलिलॉक्वी होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, लेटर सुन ये होगा, तो जो है कि ये सही हो जाएगा। दैट एक्सप्रेसेस द कैरेक्टर्स थॉट प्राइवेटली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इस चारों ऑप्शन में कुछ नहीं है, क्योंकि बोथ आर फॉल्स तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे केवल सॉलिलॉक्वी रहता तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता। तो ये देख लेना इसको। नाउ 40 क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ पेपर पब्लिश के नाम है। जैसे क्या होता है कि पहले जो पेपर्स पब्लिश होते थे या पैम्फलेट्स होते थे, वो जैसे एक हो गया, इसमें पूरा लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। फिर एक होता था जिसके दो पार्ट होते थे, ठीक है, यहाँ यहाँ इसको दो फोल्ड कर सकते थे, इसको फोल्ड कर सकते थे। फिर एक पेपर होता था, उसको फोर फोल्ड कर सकते थे, ठीक है। एक बार ऐसे कर लिया, फिर इस बार ऐसे कर लिया। ओके, और इस पे यहाँ से लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे 1 2 3 4 करके। फिर एक होता था जिसको 8 फोल्ड कर सकते थे, है ना? अब वो कैसे करते थे, ठीक है, ऐसे कुछ करके। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो पेपर्स होते थे जिसपे हम लोग पब्लिश करते थे, जो आज तो नहीं है, आज तो बुक के फॉर्म में करते हैं, बट शेक्सपियरियन टाइम है उसके बाद भी ये लोग ऐसे फोलियोज पे जो है कि पब्लिश करते थे। तो फोलियो, क्वार्टर, ऑक्टेव एंड टेकिमो, ये कुछ है। तो फोलियो क्या होता है? तो फोलियो है अ लार्ज प्रिंटर शीट, जिसको आज हम लोग एक कहते हैं ना, जैसे A4 साइज, ठीक है, तो वैसा ही कुछ है ये। अ लार्ज प्रिंटर शीट विच इज फोल्डेड वंस टू फॉर्म टू लीव्स ऑफ 4 पेजेस, ठीक है, 2 लीव्स ऑफ 4 पेजेस, तो ये आपका फोलियो इसको कहते हैं। नाउ सेकंड इज क्वार्टर। क्वार्टरो जो है अ लार्ज प्रिंटर शीट विच इज फोल्डेड ट्वाइस एंड फॉर्म 4 लीव्स, ठीक है, तो ये दो बार मोड़ते हैं उसको। तो ये क्वार्टर हो गया। ऑक्टेव क्या होगा? तो ऑक्टेव जो है अ लार्ज प्रिंटर शीट विच इज फोल्डेड थ्राइस एंड फॉर्म 8 लीव्स। तो इनके लीव्स के अकॉर्डिंग इनका नाम है। जैसे फोलियो 4 लीव्स है, लेकिन एक ही बार फोल्ड हो रहा है, ठीक है। क्वार्टरो क्या है? 2 बार फोल्ड हो रहा है, जिसमें 4 लीव्स बन रहा है। ऑक्टेव जो है 3 बार फोल्ड हो रहा है और 8 लीव्स बन रहा है, ठीक है। तो बचा क्या? हाँ, ये फोर्थ वाला, जिसमें 12 लीव्स बनते हैं। ओके, और उसको कई बार फोल्ड करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम फोल्ड करते हैं उसको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंक्लूड्स वर्ड्स अरेंज इन metrical पैटर्न ऑफन यूज्ड इन राइमिंग वर्ड्स इन एन इमेजिनेटिव स्टाइल, ठीक है। तो ये सिंपली दिख रहा है, पोइट्री की बात है कि पोइट्री में वर्ड्स को हम मेट्रिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है, उसमें मीटर्स होते हैं, उसके बाद राइमिंग वर्ड्स भी होता है उसमें, उसके साथ वो इमेजिनेटिव स्टाइल, थोड़ा इमेजिनेशन की भी बात करता है। प्रोज में कोई मेट्रिकल स्टाइल नहीं होता है, कोई राइम नहीं होता है, हाँ, इमेजिनेटिव स्टाइल हो सकता है। प्ले के साथ भी सेम है। नॉन फिक्शन में तो इमेजिनेटिव भी नहीं होगा, पैटर्न भी नहीं होगा, कोई मेट्रिकल ना राइमिंग स्कीम होगी। ओके, तो पोएट्री इज द राइट आंसर। नाउ लैगलैंड स्पाइरस फ्लोमैन,
इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो पायरस प्लोमैन अराउंड 1360 टू 87 के बीच में कहीं लिखा हुआ था, ओके। और ये एक सोशल क्रिटिक और रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर बात है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो एलिगोरिकल पोयम ही है, ठीक है। इसमें एलिगोरी मीन्स हम उसमें जब हम इससे पहले वाले वीडियो में पिलग्रिम प्रोग्रेस की बात करें तो वो भी एक एलिगोरिकल पोयम ही थी। नाउ ग्रेवयार्ड पोएट्स, ओके। ग्रेवयार्ड पोएट्स उन पोएट्स को कहते हैं जो कि ग्रेव में कहीं ना कहीं ग्रेवयार्ड में बैठ के लिख रहे होते हैं, और वो ह्यूमंस के मॉर्टेलिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उनके डेथ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डेथ, ठीक है, यानी डेथ क्या है, या ट्रांजिशन ऑफ डेथ फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड, ऐसी कुछ चीजें। तो ये 18 सेंचुरी की बात है, ठीक है। 18 सेंचुरी में कुछ पोएट्स हुए लाइक टॉमस ग्रे, ठीक है। इनके एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्च एट काफी फेमस वर्क है जो कि एक ग्रेवयार्ड पोइट्री है। देन रॉबर्ट ब्लेयर है एक, ठीक है, रॉबर्ट ब्लेयर एक पोएट है। फिर एक है एडवर्ड यंग, ठीक है। इनको हम लोग, इन पोएट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड पोएट्स कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखना, हो सकता है पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ग्रेवयार्ड पोएट है नहीं है, ओके। और ये कब ये लोग लिख रहे होते तो 18 सेंचुरी में। देन देर इज 4 टाइप्स ऑफ बायोग्राफीज, 4 टाइप्स ऑफ कह लो कि नॉन फिक्शनल प्रोज स्टाइल्स हैं, और उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा किसका है। लाइक सबसे पहला है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या है कि अ बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट देमसेल्फ, सब्जेक्ट मतलब पर्सन हो सकता है, ठीक है, कि वो पर्सन खुद अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। बायोग्राफी मतलब लाइफ के बारे में कोई भी लिख रहा है किसी के। देन देर इज मेमोयर। मेमोयर क्या है? तो मेमोयर अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द नोटेबल मोमेंट्स इन द ऑथर्स लाइफ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अकाउंट मतलब हम अपने आई, माई ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जब तो उसको फर्स्ट पर्सन कहेंगे ना। और अपने लाइफ के कुछ नोटेबल मोमेंट्स, ठीक है, पूरी लाइफ लिखेंगे तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, लाइक सपोज एक आर्मी पर्सनल है तो वो क्या करेगा कि अब किसी वॉर में गया तो उस टाइम की चीजों को लिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा है तो वो मेमोयर में आ जाएगा, ओके। थर्ड इज डायरी। डायरी तो सबसे इजी है कि डे टू डे लाइफ की रिकॉर्ड, हम इवेंट्स की, किसी अपने लाइफ में कोई पर्सन लिखता है तो उसको कहते हैं डायरी एंट्री भी, जिसको हम लोग कहते हैं। देन हाइगोग्राफी। हाइगोग्राफी क्या होता है? जनरल क्रॉनिकल्स ऑफ द डीड्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट बेस्ड ऑन पायस लेजेंड्स, ठीक है। तो किसी सेंट के बारे में उसकी लाइफ के बारे में लिखने को हम लोग हाइगोग्राफी कहते हैं। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, लाइक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, देन क्लासिकल ट्रेजेडी, मिडवेल ट्रेजेडी, बुर्जुआ और डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी हैं। तो ये आप देख लो, बुर्जुआ सबसे लास्ट में आया होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में आया होगा, हाँ मे बी। पहले देखते हैं। सो सबसे पहले क्लासिकल ट्रेजेडीज आएंगी। तो सी ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है? दो में मिल रहा है, ओके। देन मिडवल ट्रेजेडी, क्लासिकल के बाद मिडवल आता है, फिर शेक्सपियरियन आता है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आएगा, फिर बुर्जुआ या डोमेस्टिक ट्रेजेडी एकदम लास्ट में आता है। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, डी, बी, ए, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ओके। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ different types of play, types of tragedy you can say. Now the famous essay, the politics of translation is written by, ठीक है। politics of translation किसने लिखा है? तो ये जो वर्क है, एक ऐसे है 1920 1992 में आया था, ठीक है। जो कि चैलेंज करता है कि एक वर्क को जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके ट्रांसलेट करने में मार्जिनल्स की जो लाइफ है उसको हम कैसे शो कर रहे हैं। मार्जिनल मतलब दबे कुचले लोगों की लाइफ को हम कैसे शो कर रहे हैं। तो वो उसकी बात करें कि वो उसमें चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं, ठीक है। तो ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने ये ऐसे लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनट्रांसेबिलिटी इज पॉसिबिलिटी इन। अनट्रांसेबिलिटी मतलब कि ट्रांसेबिलिटी की कोई चीज ट्रांसलेट क्यों कब नहीं हो पाता है? क्या ड्रामा ट्रांसलेट नहीं हो सकता? हो सकता है। ग्रामर ट्रांसलेट हो सकता है, हो सकता है। प्रोज भी हो सकता है। लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे हमारे यहाँ पे गाय को मतलब बहुत एक पायस और बहुत सेक्रेड माना जाता है, लेकिन वही फॉरेन में जाओ तो उसको मतलब खाते हैं। तो क्या हो गया कि अब उसको कैसे वो कोरिलेट कर पाएगा? तो सो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को या प्रैक्टिसेस को या इडियम फ्रेजेस को हमको ट्रांसलेट करना थोड़ा-सा एक कह लो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी-कभी। तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट की ही बात है कि जिसमें हम चीज़ें अनट्रांसेबिलिटी की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीसी कैटफोर्ड डिवाइड्स द शिफ्ट इन ट्रांसलेशन इनटू, कितने टाइप्स में उन्होंने ट्रांसलेशन को डिवाइड किया है? तो उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है लेवल शिफ्ट। लेवल शिफ्ट में मतलब कह लो एक तरीके से ग्रामर से जब हम सिमेंटिक की तरफ जाते हैं तो उसको लेवल शिफ्ट कहते हैं। मतलब पहले हम वर्ड्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर ग्रामर को, फिर उसके मीनिंग को, ऐसे लेवल शिफ्ट हो गया।
सेकंड इज कैटेगरी शिफ्ट। पूरी की पूरी कैटेगरी ही शिफ्ट कर दे रहे हैं। उसको हम लोग जैसे कोई नॉवेल लिखा है या कोई पोएट्री लिखा है उसको प्रोज के फॉर्म में शिफ्ट कर दे रहे हैं, दैट इज कैटेगरी शिफ्ट हो जाएगा। तो दो पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने ना। मुंशी प्रेमचंद का गोदान जो है एक वर्क है, इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो इंग्लिश में जय रतन और पुरुषोत्तम ने किया हुआ है, और गॉर्डन सी रोडमरल ने भी किया हुआ है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसलेशन एसएल एंड टीएल मीन, ठीक है, कि एसएल का मतलब क्या होता है और टीएल का मतलब क्या होता है। तो एसएल मतलब होता है सोर्स लैंग्वेज और टीएल मतलब होता है टारगेट लैंग्वेज। नाउ सोर्स लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज क्या होता है? सोर्स लैंग्वेज सपोज कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, ओके। तो यहाँ पे हिंदी आपका क्या हो जाएगा? सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, जो जिसको ट्रांसलेट करना है दैट इज द सोर्स लैंग्वेज। और टारगेट लैंग्वेज क्या हो जाएगा? जिसमें आपको ट्रांसलेट करना है, जैसे इंग्लिश हो गया, ओके। जैसे कोई भी हिंदी का वर्क है, जैसे गोदान को ही ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में, तो गोदान वहां पे आपका सोर्स लैंग्वेज में हो जाएगा, और इंग्लिश जो हो जाएगा वो टारगेट लैंग्वेज हो जाएगा, ओके। 52, इक्रीचर फेमिनाइन, ठीक है, ये टर्म किसने दिया हुआ है, किसने डिराइव किया है ये वर्ड, इक्रीचर फेमिनाइन? तो ये टर्म जो है कि जूलियन हेलन सक्सेस ने डिराइव किया है, ठीक है। और ये उसमें उन्होंने ये वर्ड जो है, जो ये टर्म है, ये उन्होंने एक वर्क है इनका, द लॉ ऑफ मेडुसा, ठीक है, जो कि 1975 में आया हुआ है, एक कह लो ऐसे टाइप का है कुछ। तो अब ये क्रीचर फेमिनिन का मतलब होता है विमेन राइटिंग या फेमिनिन राइटिंग, ठीक है, कोई औरत औरत की बातें लिख रही है, ठीक है, तो उसको एक क्रीचर फेमिनाइन कहते हैं। एक्चुअली ये फ्रेंच में है तो इस वजह से थोड़ा सा नाम चेंज है, बट इसका मतलब यही होता है, और हेलन सेक्सन ने इसको दिया हुआ है। नाउ वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेयर, ओके, हु कॉइन्ड बाय whom दिस टर्म कॉइन्ड, ओके। तो ये जो टर्म है ये JWC गेटे ने ट्रांसलेट किया हुआ है या क्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली है वर्ल्ड लिटरेचर, ओके। वर्ल्ड लिटरेचर लिखा है ना, उसका मतलब ही है वर्ल्ड लिटरेचर, ओके। अब ये वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब क्या है कि कोई भी लिटरेचर जो होना चाहिए वो ट्रांसीडेंट कर ले नेशनल बाउंड्रीज को, ठीक है, और डाइवर्स कल्चर की बात करे, ऐसा लिटरेचर जो पूरे वर्ल्ड को अपने आप में कहीं ना कहीं एनग्रॉस कर ले या कवर कर ले, ठीक, इसी को हम लोग वर्ल्ड लिटरेचर कहते हैं। ये टर्म गेटे ने दिया हुआ है। नाउ दो स्टेटमेंट्स है कि द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल आर्ट इज इमिटेशन, ठीक है, ये बात बोली है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने कहा है कि कोई भी आर्ट होता है वो इमिटेशन, ठीक है, उसका इमिटेशन या मेमेसिस भी उसको बोलते हैं, मेमेसिस, या इसी को हम इमिटेशन भी कहते हैं। तो ये टर्म जो है या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में ये बात बोली है कि कोई भी आर्ट होता है, दुनिया में कोई भी आर्ट है, वो विदाउट इमिटेशन नहीं होता है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं होता है। कोई भी राइटर सपोज कोई ओरिजिनल वर्क लिखा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से इंस्पायर तो हुआ है ना। तो एक्सपीरियंस से इंस्पायर हुआ मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने चीजों को एक्सपीरियंस किया, फिर उसी को इमिटेट किया है ना। कहीं ना कहीं हम चलना भी सीखते हैं तो किसी को देख के सीखते हैं। तो थ्रू आउट अवर लाइफ वी आर इमिटेटिंग, तो इमिटेशन बुरी चीज नहीं है। तो ये एरिस्टोटल ने बोला कि कोई भी आर्ट है दुनिया में वो इमिटेशन की थ्योरी को फॉलो करती है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल आर्ट इज मैग्निफिकेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ऐसा किसी ने बोला है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू नहीं है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ ड्राइडेंस ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, देखो इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। 1668 में हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, जब से CUET स्टार्ट हो रहा है तब से हम लोग उसके सभी क्वेश्चंस को, पेपर्स को सॉल्व किए हुए हैं, और आगे के भी करेंगे। तो उन सभी में ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी पे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये कब पब्लिश हुआ है? ठीक है, ड्राइडन ने किया है। हु डिफेंडेड द इंग्लिश प्लेस, इंग्लिश प्ले को किसने डिफेंड किया? तो अब आप देखोगे कि चार उन्होंने इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाए, और ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं कि किसी न किसी टाइप के प्ले को या ड्रामा ऑफ स्कूल को वो डिफेंड करते हैं। जैसे क्राइट्स है, तो ये क्लासिकल ड्रामा को डिफेंड करते हैं कि क्लासिकल ड्रामा अपने आप में बहुत अच्छा था। हम्म, ये क्लासिकल। निएंडर जो कि ड्राइडन हिमसेल्फ, ठीक है, वो इंग्लिश ड्रामा की बात करते हैं, इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करते हैं, ड्रामा या प्ले, ठीक है। नाउ लेसिडियस जो है वो फ्रेंच ड्रामा को, फ्रेंच ड्रामा को डिफेंड करते हैं। वही इग्नियस है, यूजीनियस है, वो जो है वो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा को, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा को, ये आप याद रखोगे कि ये कौन कौन करता है। तो इंग्लिश ड्रामा को निएंडर डिफेंड करता है। नाउ हु फर्स्ट ऑब्जेक्टेड वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में लैंग्वेज की बात की कि लैंग्वेज जो होना चाहिए कॉमन पीपल का, एवरीडे डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज एक कॉमन इंडिविजुअल यूज कर रहा है वो लैंग्वेज होना चाहिए। तो उस बात को किसने सबसे पहले ऑब्जेक्ट किया? तो सबसे पहले उनके ही फ्रेंड HT कॉलरेज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरिया में, ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं,
ठीक है, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन डे टू डे लाइफ वाला लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा एलिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, 1817 में ये वर्क आया था, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म में को लेके चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, और इसमें से कौन सा सही है, कितने सही है, ये बताना है हमको। तो जैसे सबसे पहला है कि स्ट्रक्चरलिज्म स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलोइंग अ राइज इन इट्स इंपॉर्टेंस इन फ्रांस। ठीक है, ये बात तो सही है कि फ्रांस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इसमें यहाँ पे क्लॉड लेविस स्ट्रॉस जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट के काफी मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं, क्लॉड लेविस स्ट्रॉस। ठीक है, इसके साथ रूल एंड पार्ट भी है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। स्ट्रक्चरलिज्म इज रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म इन ऑल फील्ड्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था। स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्टिंग में किसी फील्ड लिटरेचर और आर्ट की बात नहीं करता, सिंपली वो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर की बात करता है। हम्म कि लैंग्वेज क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो उसकी बात करता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। स्ट्रक्चरलिज्म बिगिंस इन 1960, ये बात भी सही है। उसी के अराउंड, इन एंड अराउंड ये स्ट्रक्चरलिज्म आया था। स्ट्रक्चरलिज्म ट्राई टू आइडेंटिफाई द सर्टेन स्ट्रक्चर इन द पीस ऑफ अ वर्क। ठीक है, ठीक है, ये तो ए सी डी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट। हाँ, हु सेड देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के बाहर कोई चीज नहीं होती है। तो ये बात जैक्स डेरिडा ने कहा है। उनका एक थियरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया हुआ है, उसमें उन्होंने बोला कि टेक्स्ट के बाहर कोई चीज नहीं है, आपको टेक्स्ट को ही एनालाइज करने की जरूरत है। वैसे ये न्यू क्रिटिसिज्म में भी ये बात कही गई है। ओके, interpolation, according to Althusser, is the process by which a concrete individual becomes a concrete subject। ठीक है, कि एक लुइस अल्थूजर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो इंडिविजुअल को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। कि सोशल स्ट्रक्चर में जब आप जाओगे, सोसाइटी में जाओगे, तो एक इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, उसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ही उसको हम ट्रीट करेंगे, ना कि एज अ इंडिविजुअल या एज अ इमोशनल बीइंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है कह लो, ये सोशल स्ट्रक्चर में अल्थूसर ने ये बात कही है। क्लोज रीडिंग इज अ टर्म ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेथड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। अभी हमने बात किया, उससे पहले भी अभी क्वेश्चन आया था ना कि देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ठीक है, उसमें और न्यू क्रिटिसिज्म में यही बात कही गई है कि कोई भी चीज जो है कि टेक्स्ट के बाहर जाके एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। और ये 90s 50s और 60s के अराउंड जो है कि ये टर्म जो है कि आया हुआ था। न्यू क्रिटिसिज्म एक तरीके की नई थियरी जो है डेवलप हुई थी। So according to Longinus, which of the two, yeah, which two of the following qualities applies to great poetry? Okay, Longinus का On Sublime करके एक वर्क है, On the Sublime, On the Sublime। तो इसमें वो बताते हैं कि एक आर्ट कैसा होना चाहिए, पोएट्री का मेन कह लो कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कैसा पोएट होना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने ऑन द सबलाइन में बताई हुई हैं। ओके, लाइक इट मस्ट बी द वर्क ऑफ जीनियस एंड एन इंस्पायर्ड पर्सन। ठीक है, कि पोएट जो है कि काफी इंस्पायर्ड होना चाहिए, काफी अपने आप में जीनियस होना चाहिए। इट मस्ट कॉज अ फीलिंग ऑफ मेलंकली इन द रीडर्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके अंदर एक दुख का भाव प्रकट कर दे, ऐसा वो नहीं कहते हैं। इट मस्ट एम्प्लॉय डिवाइस ऑफ रेटोरिक्स, ये बात है। इट प्लेस सेलेक्टिवली एंड ऑन ए स्पेशल ओकेजन। ऐसी कोई बात नहीं कि पोएट्री को बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे या काफी सिलेक्टिव प्लेसेस पे ही उसको करना चाहिए, या प्लीज करता है वो, ऐसा नहीं है। तो ए और सी ऑप्शन इज द राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, ठीक है, सबलिमिटी इज द सर्टेन लॉफ्टीनेस, लॉफ्टीनेस मतलब ग्रेटनेस, एंड एक्सीलेंस इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज सबलिमिटी तभी आएगी जब हम एक सर्टेन लॉफ्टीनेस और एक्सीलेंस यूज करेंगे लैंग्वेज में, तभी वो एक सबलिमिटी या डेवलप होगा, ऐसा कुछ आएगा लैंग्वेज में। जब पोएट्री ग्रेड बनेगी या एपिक लेवल पे जाएगी तभी। हम्म अमिताभ घोष एक लाइव राइटर है। ठीक है, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के काफी जाने माने राइटर्स हैं, राइटर में से एक है। तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है हाल ही फिलहाल में। इनको 2020 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इनके कुछ वर्क्स के नाम जानते रहो, द शैडो लाइंस। हम्म शैडो लाइंस है, फिर द ग्लास प्लेस है, और भी बहुत से वर्क इन्होंने काफी वर्क्स लिखे हैं। द ग्रेट डिरेंजमेंट करके एक वर्क है, सी ऑफ पॉपीज करके एक वर्क है। हम्म ओके, सो दिस इज द घोष। ओके, मिल्टन लैसिडियस इज अ, ओके, हम लोगों ने एक वर्क किया हुआ है, एक वीडियो बनाया है एलिजी पे। ओके, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, ये वर्क जो है लैसिडियस, ये एक एलिजी है जो कि 1637 में एडवर्ड किंग, उनके एक फ्रेंड है, ठीक है, उनके डेथ पे लिखी गई है। किंग एडवर्ड नहीं, एडवर्ड किंग। ठीक है, जो कि शिप रेक में जिनकी डूब के डेथ हो गई थी। तो ये है। Now the last question is, Mark Twain's The Adventure of Huckleberry Finn is told from।
ठीक है। तो हकलबेरी फिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसको जो कैरेक्टर है वो खुद सुना रहा है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है? तो ये बेसिकली फर्स्ट पर्सन नरेशन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस पीवाईक्यू के साथ।